गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला इसके अंतर्गत कक्षा 8 की यानी हिंदी द्वितीय भाषा यानी हिंदी सेकंड लैंग्वेज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 7वां रथचक्र। ऑलरेडी इसके यानी पहले हम ऑलरेडी उसके 2 पार्ट हो चुके हैं यानी 2 भाग हमारे कंप्लीट हुए। ये तीसरा भाग है। तीसरा भाग में उसका उर्वरित भाग यानी शेष भाग को आज हम प्रस्तुत करेंगे और पाठ का विश्लेषण करेंगे। तो देखिए, पहले पाठ में हमने पाठ की प्रस्तावना और उसके साथ ही साथ लेखक परिचय हुआ और आज हम दूसरे भाग में यानी दूसरे पार्ट में हमने पाठ का विश्लेषण किया। उसी के साथ साथ तीसरे यानी आज जो उसका अंतिम पाठ है उसके अंतर्गत आज हम उसका उर्वरित यानी शेष भाग आज हम देखेंगे। तो चलिए, पृष्ठ संख्या 56 यानी 56 आप देख सकते हैं यहाँ पे 56 इसके अंतर्गत लास्ट पैरा जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है। देखना, बाबा बूढ़े हो गए, इतना बड़ा कारोबार है, उनसे दुकान में अधिक काम हो नहीं पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। तू स्कूल से लौटकर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद कर देना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। यहाँ हमारे लास्ट क्लास खत्म हो गई थी, इसके आगे हम पढ़ेंगे। बड़े भैया का स्वर भी गाया था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिसकी हम सहायता ले सके। अरे बड़े भैया, हाँ, जो इसके भाई थे तपन, बड़े भैया यानी कि जो लेखक है उसके बड़े भाई थे। वो जब अपने छोटे भाई से बात कर रहे थे तो मानो उनका स्वर कैसा हो रहा था, ऐसा जैसे भावनाएं उभर आती हैं उस प्रकार उनका स्वर उभर आया था और बोल रहे थे कि उनके दादा यानी बाबा की सहायता करो, आने के बाद दुकान को जाया करो, उनका जो व्यापार था उनके उस व्यापार में उनके बाबा का हाथ बढ़ाया करो। अब जो मुनि वगैरह है लेकिन वो सब कैसे है, लूट कसरत के लिए तैयार बैठे हैं और अपना कहने के जैसा हमें कोई भी नहीं है और हम किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकते। इस प्रकार लेखक के बड़े भाई बोल रहे हैं। पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना। तो देखिए, पिताजी की यादों में खो के झट से अपने छोटे भाई से क्या बोल रहे हैं, देखो वैसे तो पिताजी हमें पढ़ा लिखाना बहुत चाहते थे किंतु वो नहीं थे, उनकी अकाल मृत्यु के कारण वो कैसे हो गए थे, उनके बाबा यानी कि दादा के ऊपर निर्भर हो गए थे। फिर भी दादाजी ने उनके यानी कि उनके पालन पोषण में कुछ कमी तो नहीं की किंतु फिर पिता का स्थान अलग ही होता है जीवन में, तो उसकी कमी कहाँ न कहाँ खलती है बच्चों को। उस प्रकार लेखक को और उसके बड़े भाई को भी उनकी कमी खल रही थी। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूँ, यानी बाबा उनके जो दादाजी है उनकी इच्छा थी, हाँ, जीतू के भाई तपन जो था उनको आगे पढ़ाने की उनकी इच्छा थी। पिताजी जिस तरह सारे काम चलाना चाहते थे वैसे ही सब चले, बाबा का दिल नहीं दुखाना है। मैं खूब परिश्रम करूँगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर, बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख। छुट्टियाँ मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूँगा। देखिए, जब उसके बड़े भाई, हाँ, जीतू के बड़े भाई जब बाहर पढ़ने के लिए जा रहे थे तो किस प्रकार अपने छोटे भाई को समझा रहे हैं, हाँ, दादाजी यानी बाबा जो है उनकी काम में सहायता करो और बाहर जैसे स्कूल कॉलेज आते तुम यहाँ वहाँ भटकते मत रहो, घूमना मत करो, छोड़ के काम में उसके व्यापार में हाथ बढ़ाओ। और वैसे भी मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जो पिताजी की इच्छा थी हर काम में वो आगे थे और वो पढ़ाना भी चाहते थे अच्छा बच्चों को। तो उनकी और दादाजी की और पिताजी की दोनों की इच्छा की पूर्ति के लिए बड़े भाई यानी तपन कहाँ जा रहा था, पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था। और वैसे ही छुट्टी में जब वापस आएगा तो उस वक्त वो भी फिर उसको हाथ भी बढ़ाएगा और उसके साथ भी वो रहेगा। आगे के बारे में देखेंगे। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। देखो, पहले क्या करते थे, बाहर जाना बोले तो ऑटो रिक्शा टमटम की तरह ज़्यादा नहीं निर्भर, तो घोड़े के ऊपर उनका काम चलता था। तो जो भी काम सामान ढूंढना है घोड़े के ऊपर रख के उनका सामान लाद दिया गया और वो चले गए, मीन्स जाने के लिए निकल गए। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बात करते रहे। देखिए, पहले कैसे करते थे लोग कि कोई बाहर के गांव को जा रहा है, हाँ, तो उनको छोड़ने के लिए अथवा ड्रॉप करते हैं हम दूसरे उनको कोई गेस्ट आए, उसी प्रकार उनको वहाँ तक छोड़ने के लिए उनका सामान जो है घोड़े के ऊपर लाद के, हाँ, अपने पोते के साथ बाबा लाठी टेकते टेकते जा रहे थे और जाते जाते बात कर रहे थे। यानी कि देखिए, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जाते समय आप बस में जा रहे हैं, प्रयाण कर रहे हैं, ट्रेन में प्रयाण कर रहे हैं, तो जाने तक आखिरी यानी कि जो उम्मीद
गाइडलाइंस देते हैं। उसी प्रकार दादाजी यानी बाबा भी क्या उसके बड़े भाई को लेकर के बड़े भाई को कुछ बातें करते जा रहे थे, लेकिन जो छोटा भाई है उसको पता नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं, इस प्रकार वह व्यक्त कर रहा है। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। देखिए, लेखक के जो भाई है उनसे ज़्यादा नहीं, केवल 3 साल यानी कि 3 वर्ष का ही उनमें अंतर था। किंतु देखिए कहा जाता है ना, जिम्मेदारी जब उनके कंधों के ऊपर आ जाती है, दायित्व जब उनके कंधों के ऊपर आ जाता है तो अपने आप समय से पहले ही लोग क्या करें, लोगों के चेहरे के ऊपर उनकी भावनाएं जिस प्रकार व्यक्त करते समय उनका चेहरा हम पढ़ सकते हैं, तो समय से पहले ही वो वयस्क लग रहे थे। लेखक में उनमें ज़्यादा अंतर न होने के बावजूद भी पिताजी के मृत्यु के बाद किस प्रकार वह दादाजी की सहायता करते थे और छोटे भाई को संभालना, दादा और सभी को घर को देखना करते थे। तो इस हालत में कि वो क्या चिंताग्रस्त होने के कारण ज़्यादा उम्र न होने के बावजूद भी उनकी आयु ज़्यादा लग रही थी। आगे के पैर में पृष्ठ संख्या 57 यानी कि 57 में देखेंगे। फिर काम में डूब गए थे बाबा, न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी न आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियाँ जो भी घर आती बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी भी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान दी जाने लगती पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम का अर्थ है फलितांश, अथवा पढ़ते हो साल भर एकेडमिक ईयर जब आपका रिजल्ट आता है उसको कहा जाता है परिणाम अथवा फलितांश। इधर नीचे भी दिया गया है, देखो नतीजा। परिणाम आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। देखिए किस प्रकार दादाजी यानी कि उनके जो बाबा है बूढ़ी आंखों में एक उम्मीद जाग उठी थी और वह सर्वप्रथम स्थान पे के ऊपर लेकर के भाई पास हुए थे। इसलिए उनको वजीफा ने छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप कह सकते हैं। इधर इसका अर्थ है वजीफा का अर्थ है छात्रवृत्ति। यह छात्रों को शिक्षा में सहायता हेतु मिलने वाला धन अथवा छात्रवृत्ति को ही हम क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप। तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलने लगी थी बड़े भाई को। बखाने ने उनके जो भी है तारीफ प्रशंसा का वर्णन करना, और उनके जो बाबा थे उनका वर्णन करते हुए उनका मुंह नहीं थक रहा था। किस प्रकार अपने पोते का वो गुणगान कर रहे थे, और क्यों न करें, और वो भी प्रथम स्थान के ऊपर आए थे इसीलिए, और कह रहे थे साथ ही साथ बिल्कुल अपने पिता के ऊपर ही गया है। आगे के बारे में देखेंगे। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम भी देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। देखिए साथ ही साथ लेखक भी कुछ कम नहीं थे, वो भी पढ़ते चले गए, एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते गए। दोनों भाई अच्छे पौधे के ऊपर थे, काम करते थे। बड़ा भाई वो तो फौज में ही था, बाद में फौज में ही जाने वाला था, तो यहाँ तक तो अभी गया नहीं है, किंतु उसकी पढ़ाई चल रही है। किस प्रकार वो प्रथम स्थान के ऊपर उसने प्राप्त किया, और साथ ही साथ दोनों भाई भी पढ़ रहे हैं। यानी कि एक एक पहिया, यानी कि आप स्टेप्स कह सकते हैं, एक स्टेप्स किस प्रकार एक सीढ़ी जिस प्रकार चढ़ते हैं उसी प्रकार दोनों भाई अपने अपने इसमें पढ़ाई कर रहे थे अच्छी तरह से। और साथ ही साथ उन्होंने वाइफ पढ़ाने के कुछ भी बिना काम के एक पैसा भी किसी ने खर्च न किया और न किसी ने कहा भी हो। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। बाबा जब तक दुहारते रहते। देखिए दादाजी क्या करते थे, बाबा उनके जो थे हमेशा कहते थे दोनों बच्चे अच्छी किस्मत पाए हैं, अच्छी तालीम उन्होंने हासिल की है, साथ ही साथ अच्छे मार्कों से, अच्छे अंकों से वो पास हुए हैं, छात्रवृत्ति उनको हुई है, सर्वप्रथम आए हैं। इसलिए मेरी जो जिंदगी की जमा पूंजी है मेरे पोते ही है, और उनका गुणगान करते हुए भी उनका मुंह नहीं थकता था। और मेरी ये क्या है, जिंदगी भर की कमाई है। जब भी उनको मौका मिलता तो अपने पोते का बखान करते थे। आगे के बारे में पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फूलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों के पौधे लाने को कहते। दुकान की छत की मरम्मत करवाया, पुताई करवा दी,
गौशाला, गौशाला यानी कि जहाँ पे गायों को बांधा जाता है उसे क्या कहा जाता है? गौशाला। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया था। देखिए जो भी घर की मरम्मत थी, छत के ऊपर की पुताई थी वो बना दी। गौशाला के आगे जो भी आंगन था उसको भी बना दिया और साफ सुथरा बना दिया। जो भी घर के छोटे मोटे काम थे वो सब करवा दिए। आगे के बारे में, बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती, नाशपाती का यानी कि पियर्स, ये भी फल ही है, सेब यानी कि एप्पल, सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। यानी उनके दादाजी ने छुट्टियों में, कौन से भैया जब आए थे तो उन दिनों बाबा ने उनसे नाशपाती और सेब यानी एप्पल और पियर्स के पौधे यानी कि छोटे छोटे पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फूलने फूलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौधों वही लाया था और चौबटिया से यानी कि जो आगे के जो घर के सामने आंगन में लगे हुए पेड़ थे उनके बेटा ही लेके आया था। यानी लेखक के पिताजी लेके आए थे और उन्होंने लगवाया था। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल खाएंगे इन वृक्षों पर। यानी जो उनके आंगन में पेड़ पौधे लगे थे उनके ऊपर जो फल आ रहे थे, अब उन फल का खाने का समय आ गया था। वहाँ पे फल फूल खिलने लगे थे, फूल होने लगे थे, फल खिलने लगे थे। अब उनका समय फल खाने का आया था। तो दादाजी यानी कि उनके जो बाबा थे कह रहे थे, इस बार अच्छी तरह से सब मिलके फल खाएंगे। अगले बारे में, बड़े भैया फौज में चले गए, उनकी पदोन्नति होती गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इस बीच बाबा चल बसे। घर में केवल माँ रह गई थी, बिल्कुल अकेली। देखिए देखते देखते बड़े भैया कहाँ भर्ती हो गए, फौज में भर्ती हो गए और उनकी पदोन्नति करते हैं प्रमोशन अथवा तरक्की। जो पद है उसके ऊपर उनको तरक्की मिल जाती है, उसको कहा जाता है पदोन्नति, यानी कि पद की उन्नति होना, तरक्की होना अथवा प्रमोशन भी इसे कह सकते हो। और उसी के साथ साथ थोड़े दिन के बाद उनके दादाजी भी यानी बाबा भी चल बसे। देखिए पहले तो माँ दादाजी के साथ यानी बाबा के साथ रहते थे, बाबा भी चल बसे तो अभी वो भी पढ़ने के लिए बाहर जाते थे। लेखक पढ़ने के लिए बाहर थे, पढ़ाई के लिए वगैरह यहाँ वहाँ जाके आया करते थे। और साथ ही साथ उनके जो भाई थे तपन, वो भी कहाँ थे, फौज में भर्ती हो गए थे और अच्छी उनकी पदोन्नति देने के प्रमोशन भी मिल रहा था। तो अकेली माँ घर में बिल्कुल अकेली थी। पहले तो बाबा के साथ थे किंतु अभी क्या हो रहा था, उनकी माँ अकेली पड़ गई थी। आगे के बारे में देखिए, पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का दूल पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। देखिए जब छुट्टी में लेके घर गए थे तो उन्होंने अपने दादाजी यानी बाबा का फोटो क्या किया था, धूल से जो लत सन हुआ था तो उसको पोंछ के उन्होंने उधर फोटो साफ करके देवता यानी जो भगवान का रूम रहता है अथवा भगवान का घर रहता है वहाँ पे उसके साइड में रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ, मैंने माँ से पूछा था। माँ बोली तो कहाँ जाऊँ, तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो शादी करता नहीं, मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं रे। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यही बीत जाए, बस इतनी ही इच्छा है। देखो किस प्रकार अपने बेटे को माँ समझा रही है। तो बेटा क्या कह रहा है, छोटा बेटा, कि माँ तुम कब तक अकेली रहोगी, एक काम करो तुम इधर ही आ जाओ। तो माँ क्या कह रही, मुझे तो अकेले रहने की आदत पड़ गई, उन पेड़ों में, झाड़ों में, पहाड़ियों के जैसे बड़े बड़े जो पेड़ लग गए हैं वहाँ पे भी उसको रहने की आदत पड़ गई है। तब यानी उनके लेखक के जो बड़े हुए हैं उनका तो कुछ भरोसा नहीं है, तो उनके पास कैसे जा सकते, क्योंकि वो फौज में थे। इसलिए तुम शादी कर लो ताकि मैं तुम्हारे पास ही आ सकूँ। इस प्रकार माँ क्या कहती है, अपने छोटे बेटे को से बात करती है। आगे के बारे में देखेंगे, माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊँगा तो तुम्हें निराश नहीं करूँगा। भैया को तो तब भी छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। देखिए एक ओकेशन यानी एक ऐसा मौका रहता है कि सभी परिवार के लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो छोटा भाई क्या कह रहा है यहाँ पे, लेखक क्या कह रहे हैं अपनी माँ को, देखो माँ अब इस बार जब मैं छुट्टियों में आऊँगा तो तुम अपनी पसंदीदा बहू चुनकर मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। और इसी बहाने भैया भी क्या कर जाएंगे, घर आ जाएंगे और सभी एकत्रित रहने का, परिवार में एक साथ समय बिताने का हमें मौका भी मिल जाएगा।
आगे के पैरे में बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की ज़िंदगी क्या होती है उन्हें पता न था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहाँ की ज़िंदगी उन्हें रास नहीं आई। रास नहीं आना ये भी क्या है, मुहावरा है, अच्छा न लगना। रास न आना ये मुहावरा है, इसका अर्थ है अच्छा न लगना। देखिए थोड़े दिन बीत गए और बड़े भैया ने भी शादी कर ली, और वो भी कहाँ, जहाँ हमें फौज में थे उन्हीं के बड़े अफसर की बेटी के साथ उन्होंने शादी कर ली। और वो कहाँ की थी, केरला की थी, और उसे पहाड़ी जीवन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो शादी के दौरान बड़े भाई ने अपनी माँ को वहाँ बुला लिया था। थोड़े दिन माँ उनके साथ रही, लेकिन माँ को वहाँ रास न आया, यानी उनको वहाँ रहना अच्छा न लगा, इसलिए वो फिर वापस लौट के आई। वहाँ की ज़िंदगी उनको रास नहीं आई। देखिए जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं, अपना जो भी नेटिव प्लेस है जहाँ पे वो रहते हैं, हाँ वही स्थान उन्हें अच्छा लगता है। दूसरी जगह पे वो जल्दी घुल मिल नहीं जाते, इसलिए माँ वहाँ से फिर वापस आ गई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिलता था। मेरे लिए चांसी बहू ढूंढी है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा, चैत में शादी होगी। देखिए माँ ने जैसे ही घर आ गई दिल्ली आने के बाद उसने पत्र लिखा कि मैंने तुम्हारे लिए चांद जैसी बहू ढूंढ ली है। और मैं तपन ने लेखक के जो बड़े भाई है उनको भी पत्र लिखा है, और वो भी आएगा और चैत माह में तुम्हारी शादी कर देगी। चैत यानी कि ये हिंदी कैलेंडर के अंतर्गत आने वाला पहला महीना है। चैत्र वैशाख में जो रहते हैं शादी की तिथियाँ होती है, इसलिए माँ ने क्या कहा, चैत में तुम्हारी शादी कर देंगे। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, और मैं जसूर की तरफ कही। देखिए जैसे ही शादी की बात चल गई, उसी दौरान क्या हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध चला, और उसमें क्या हो गया, तो शादी की डेट तो न निकल पाई, और भैया कहाँ गए, बांग्लादेश के लिए रवाना हो गए, और वो भी जसूर की तरफ। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे। सारी रात वो सो नहीं सके। घर की बाहर की पता नहीं कहाँ की बातें कर रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए। अपने हाथों की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए। यानी देखिए बहुमूल्य यानी बहुत ही कीमती, यहाँ पे दिया गया है, यानी जिसकी प्राइस ज़्यादा हो, कीमत ज़्यादा हो, ऐसी बहुमूल्य कीमती घड़ी उन्होंने दे दी। और उनके बाद वो कहाँ गए, युद्ध छिड़ गया था, उनके बड़े भाई वहाँ गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले, बोले इससे दिल कमज़ोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। अब देखिए अंतिम पैरे में हम आ जाएंगे तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जीतू तू बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे। 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे। बंगलानुमा नया घर बनाएंगे। बंगलानुमा ने बड़ा सा घर, जो बंगले जैसा, देखिए बंगलानुमा बड़ा घर बनाएंगे। यानी जीतू को क्या कह रहा है, लेखक का बड़ा भाई जीतू यानी कि लेखक को क्या कह रहे हैं, अब की बार आऊँगा तो अच्छी छुट्टी लेके आऊँगा, लंबी छुट्टी लेकर आऊँगा, और बड़ा सा घर बनाएंगे और एक साथ रहेंगे, और अच्छी खासी दोनों में जमेंगे भी। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों को नींद न जाने कहाँ खो गई थी। मुक्त वाहिनी का अर्थ यहाँ पे दिया गया, देखो बांग्लादेश में छापमारी संगठन का एक नाम है, तो मुक्त वाहिनी। तभी देखिए जैसे ही रेडियो ऑन करते थे तो घमासान युद्ध की खबरें आ रही थी, और लेखक का मन बहुत विचलित हो रहा था, और नींद भी कहाँ उनको आंखों का आई। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास की किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त होना ये भी क्या है, एक मुहावरा है। वीर गति को प्राप्त होना है युद्ध में लड़ते हुए मारे जाना, ये क्या है, मुहावरा है। वाक्यों में अर्थ के लिए एक, और वाक्यों में अर्थ लिखकर उसका प्रयोग करने 2 मार्क्स के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे देखेंगे, यह वज्रपात असह्य था हम लोगों के लिए। वज्रपात का अर्थ है जो भारी विपत्ति, संकट आना, भारी विपत्ति आना। असह्य यानी जो सहन न हो। असह्य एक वाक्यांश के लिए एक शब्द के में अंतर्गत आ सकता है। अगर वाक्य दिया है उसका अर्थ बताने में जो सहन न हो उसे कहा जाता है असह्य।
यह वज्रपात असह्य था हम लोगों के लिए। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भी भाभी के साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपस्वी ने अब तो आने को लिखा था। चैत में लगन तय किया था। माँ सुबह सुबह कर रोने लगी थी। देखिए यह बेचारी माँ जिस प्रकार छोटे बेटे के विवाह की तैयारी कर दी, किंतु बड़े बेटे की मृत्यु के उपरांत माँ के ऊपर मानो बिजली ही गिरी हो, वज्रपात ही हुआ हो, भारी विपत्ति आ गई हो। इसलिए चैत मास जैसे ही आया तो माँ फबक यानी कि बहुत ही अपनी भावनाओं को बिना रोए सुबह के रोने ने जोर जोर से रोने लगी थी। माँ तुम्हें बहुत बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए। लो भाभी आ गई, ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। देखिए किस प्रकार बड़े भाई तपन के मृत्यु के बाद छोटा भाई जो है जीतू अपनी जिम्मेदारियां उठा, छोटे होने के बावजूद भी भाई की जिम्मेदारियां लेने से तत्पर हुआ और उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लाके रखकर माँ को कह रहा है, देखो माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना, तो मैं भाभी लेके आया हूँ और साथ ही साथ बच्चों को भी लेके आया हूँ। अगर भाई नहीं है तो क्या हुआ, भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। माँ चुप हो गई। अपनी होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, कुछ पेड़ लगा गए थे। वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे में और चमक रहे, लास्ट एक ही बारह बचा दो एक लाइन। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे। अब इनमें पौधे मुझे रोपने हैं। देखिए यानी कि उनकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई जीवन में, किंतु जो माँ का अपनी माँ की जो भावना होती है, माँ ने छोटे बेटे के लिए जो स्वप्न देखा था बहू का, किंतु वह आंखों में ही रह गया और वो रोने लगी थी। जिस प्रकार वह रो रही थी उसका रोना देख के छोटे बेटे ने यानी जीतू ने जो माँ को समझा तो लिया, तुम्हें बहू चाहिए थी, उसी के साथ साथ मैंने बहू भाभी भी लेके आया और बेटे भी। और उसने जीतू के मरने के उपरांत तपन के मरने के उपरांत जीतू ने किस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया इस पाठ में दिखाया गया है। समय चक्र कैसा चलता रहता है, समय के साथ 3 पीढ़ियों का यहाँ पे दर्शन किया जा सकता है, अथवा यहाँ पे दोहराया गया है किस प्रकार 3 पीढ़ियाँ अपने दायित्व के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ किस प्रकार आगे बढ़ती है। यह रथचक्र कहानी में दर्शाया गया है। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी जो यहाँ पे दर्शाई गई है। आप इसका पठन कीजिए और साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर ग्रुप में भेजे जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।